नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन असेसमेंट के विभिन्न पहलुओं का आसान भाषा में इनको समझने का हम प्रयास करेंगे। मापन शब्द का प्रयोग और मूल्यांकन शब्द का प्रयोग, आकलन जैसे शब्दों का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन तीनों में शब्दों में क्या अंतर होता है, इसको सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है। मापन का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को मापना। जैसे हम लंबाई की माप कर दें, कपड़े की माप करें। मापन में का सामान्य अर्थ होता है, मेजरमेंट का अर्थ होता है कि अंक प्रदान करना। किसी भी वस्तु या जिस वस्तु का मापन कर रहे हैं उसको हम आंकिक रूप दिया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। अगर हम शैक्षिक मापन की बात करें तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की उपलब्धि, योग्यता, रुचि, बुद्धि या व्यवहार को संख्यात्मक रूप यानी अंकों या स्कोर में मापा जाता है। मापन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी गुण या जिस वस्तु का माप कर रहे हैं उसको जो है संख्या या अंक प्रदान करना। यह कितना है का उत्तर देता है। अगर हम मापन को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गुण को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि छात्र ने गणित की परीक्षा में, किसी छात्र की परीक्षा हुई और गणित की परीक्षा में उसने 100 में से मान लिया 75 अंक प्राप्त किए, तो 75 अंक ये मापन होगा। जैसे मान लिया आईक्यू टेस्ट में छात्र का स्कोर 110 आया तो वह मापन का उदाहरण होगा। ध्यान रखें, मापन जो होता है केवल हमें अंक बताता है। मापन जो है केवल अंक बताता है, यह जजमेंटल नहीं होता है, यानी कोई निर्णय प्रदान नहीं करता, केवल अंक प्रदान करता है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, मूल्य धन अंकन, यानी इसमें अंकन भी शामिल होता है और उस अंकन का क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, यानी जजमेंटल होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की बात करें तो शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें मापन के आधार पर विद्यार्थी के प्रदर्शन पर निर्णय, निष्कर्ष और व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन में मुख्य रूप से निर्णय शब्द शामिल होता है, यानी जजमेंटल होता है। जैसे हमने मान लिया अंकन किया, मापन किया तो कैसा है, क्यों का उत्तर देता है। अगर हम मूल्यांकन की परिभाषा करें या मूल्यांकन को परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त आंकड़ों या अंकों की व्याख्या कर शैक्षिक निर्णय लिए जाते हैं। जैसे मान लिया छात्र ने गणित में 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो हम उसको अगर हम अच्छा प्रदर्शन करने वाला छात्र कहें या 40 अंक प्राप्त करें तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जजमेंटल है, इसमें हमने एक निर्णय पर हम पहुंच गए। शिक्षक ये तय करता है कि, और मापन के आधार पर, इसे मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक ये तय करता है कि छात्र अगली कक्षा में छात्र को प्रमोट करना है या प्रमोट नहीं करना है। मूल्यांकन गुणात्मक प्रकृति का होता है और मात्रात्मक, दोनों प्रकृति इसमें शामिल होता है, यानी मूल्यांकन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि मापन केवल मात्रात्मक प्रकृति का होता है। आइए अब मापन और मूल्यांकन दोनों के मध्य अंतर को समझ लेते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर क्या होता है मुख्य रूप से। मापन के अंतर्गत किसी भी जो है गुण को या किसी भी विषय वस्तु को या जिस चीज़ का हमें मापन करना होता है उसको अंक या स्कोर दिया जाता है। जैसे मान लिया हम जो है किसी छात्र की गणित की परीक्षा ले रहे हैं, हिंदी की परीक्षा ले रहे हैं, सामान्य परीक्षाएं जो होती हैं, तो अंक अगर हमने दे दिया, मान लिया 100 में से 75 अंक दे दिया, 60 अंक दे दिया, 40 अंक दे दिया किसी विषय में, तो वह सामान्य रूप से मापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। या हम दुकान पर गए और जो है 4 मीटर कपड़ा ले लिया, उसको नाप लिया गया, तो ये मापन कहलाएगा। मूल्यांकन में
निर्णय मूल्यांकन में निर्णय जजमेंट शामिल होता है। यानी मूल्यांकन क्या करता है, निर्णय देता है कि कोई वस्तु, अब छात्र ने जैसे 100 में 60 अंक प्राप्त किए या 100 में 40 अंक प्राप्त किए, तो छात्र किस स्तर का है, उसका प्रदर्शन जो है उत्कृष्ट है, औसत है या अच्छा है, या उसमें सुधार की आवश्यकता है। मापन की प्रकृति जो होती है वो मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेबल होती है। वहीं मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मापन एक सीमित प्रक्रिया होती है, मापन की प्रक्रिया होती सीमित होती है। वहीं मूल्यांकन व्यापक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें मापन के साथ साथ जो है उसका मूल्य निर्धारण भी शामिल होता है। मापन कितना बताता है कि कितनी कोई वस्तु है। जैसे मान लिया, मापन कितने की बात करता है। जैसे मान लिया किसी परीक्षा में छात्र ने जो है 100 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो ये बताएगा कि 100 में 40 अंक प्राप्त किए, लेकिन छात्र का प्रदर्शन कैसा रहा, किस कोटि का रहा, इसका जो है मूल्यांकन ही बताएगा कि छात्र का प्रदर्शन किस कोटि का रहा, यानी कैसा की बात करता है। मापन जो होता है वह पहले होता है, पहले मापन होता है, मापन के बाद जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। यानी मापन के आधार पर जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि वो किस कोटि का है। इसको हम सामान्य शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया हम बाजार जाते हैं और कोई चीज़ हमें खरीदना होता है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, मान लिया बाजार गए और हमें जो है कोई सब्जी खरीदनी हुई, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका वजन करवाएंगे। वजन करवाने के बाद फिर जो है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये वस्तु जो है लेने योग्य है या हमारे लेने योग्य नहीं है। एक संयुक्त उदाहरण के माध्यम से मापन और मूल्यांकन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया किसी हिंदी की परीक्षा में छात्र को 60 अंक मिले, हिंदी की परीक्षा हुई और हिंदी की परीक्षा में छात्र को 60 अंक मिले, तो 60 अंक जो है मापन का उदाहरण, केवल मापन, इसमें हमने मापन कर लिया कि हाँ हिंदी की परीक्षा हुई। अब छात्र का प्रदर्शन कैसा है, 60 अंक तो मिल गए, लेकिन छात्र का प्रदर्शन कक्षा में कैसा है, औसत है या श्रेष्ठ है, या जो है उसमें और सुधार की आवश्यकता है, किस श्रेणी का है, यानी किस श्रेणी के अंक प्राप्त किए छात्र ने, प्रथम श्रेणी का प्राप्त किया, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, ये मापन नहीं बताएगा। 60 अंक के आधार पर छात्र औसत श्रेणी में रखा गया, यह कौन बताएगा। मान लिया औसत श्रेणी में रखा गया या श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया, इसको बताने का कार्य मूल्यांकन करेगा। अगर हम मेज़रमेंट क्या करता, मेज़रमेंट या मापन में जो है नंबर्स रहते हैं, यानी अंक प्रदान किया जाता है, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन के अंतर्गत प्राप्त अंकों के आधार पर जजमेंट दिया जाता है, यानी ये निर्णय लिया जाता है किस कोटि का है, इसका फैसला मूल्यांकन करता है। एक वर्ड आता है असेसमेंट। असेसमेंट का अर्थ होता है आकलन। जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट का सामान्य अर्थ होता है आकलन। यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और प्रगति की जानकारी एकत्र की जाती है। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने के दौरान और सीखने के बाद विद्यार्थी की प्रगति की जानकारी विभिन्न तरीकों से एकत्र की जाती है। असेसमेंट केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम में सुधार की एक प्रक्रिया है। असेसमेंट केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम सुधार का एक साधन भी होता है। असेसमेंट क्या बताता है? असेसमेंट बताता है कि विद्यार्थी क्या सीख रहा है, कहाँ पर कठिनाई आ रही है और कैसे सीखने में विद्यार्थी की सुधार किया जा सकता है। असेसमेंट के कुछ उदाहरण हम समझते हैं, जैसे कि कक्षा में प्रश्न पूछना। शिक्षक पढ़ाते समय प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है, यह भी असेसमेंट का उदाहरण है। यह एक अनौपचारिक उदाहरण है। जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं अनौपचारिक रूप से। साप्ताहिक टेस्ट लेना, क्विज कराना, छात्र की निरंतर प्रगति का आकलन करना, प्रोजेक्ट वर्क देना। सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट बनवाना, ज्ञान और कौशल का असेसमेंट करना,
मौखिक परीक्षा लेना, भाषा विषय में बोलने की क्षमता की जांच करना, भाषा कौशल का असेसमेंट करना, अवलोकन करना, शिक्षक कक्षा में छात्र के व्यवहार की सहभागिता देखता है, यानी छात्र कैसा व्यवहार कर रहा है, अन्य छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसका भी ये भी जो है आकलन का उदाहरण है। आइए अब असेसमेंट या आकलन या मूल्यांकन के कितने प्रकार हो सकते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। मोटे तौर पे दो भागों में असेसमेंट या मूल्यांकन को बांटते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन, या फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव इवेल्युएशन और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक आकलन क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान सुधार के लिए किया जाता है, और बीच बीच में जो है छात्र से प्रश्न पूछना, टेस्ट लिया जाता है, यानी सत्र के दौरान पढ़ाते समय, पढ़ाई के दौरान जो बीच बीच में जो है छात्र से प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट देना, होमवर्क देना, क्लास टेस्ट लेना, ये सब जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन में आता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जैसे कि इससे नाम से स्पष्ट है, निर्माण यानी छात्र के निर्माण में, छात्र के सीखने में की प्रक्रिया के दौरान जो भी सुधार की आवश्यकता होती है, वो सुधार के लिए जो भी हम तरीके अपनाते हैं, उसको जो है असेसमेंट करने के लिए छात्र कैसे सीखे, अच्छे से कैसे सीख रहा है, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इसको एक हम साधारण उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई पुस्तक है, पुस्तक बाजार में आने से पूर्व, अगर कोई किताब हमारे हाथ में है तो बाजार आने से पूर्व वो अनेक प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। सबसे तो पहले उसको जो है उसका जो है हाथ से लिखा गया होगा, यानी उसकी पांडुलिपि तैयार की गई होगी। उसके बाद उसको टाइप किया गया होगा। टाइप किया करने के बाद जो है उसको जो है प्रूफ रीडिंग हुई होगी। प्रूफ रीडिंग होने के बाद जो है प्रेस में गई होगी। प्रेस में जाने के बाद जो है हो सकता है कि इन सब जो स्टेप से गुजरने के पहले 2-3 बार उसका जो है बीच बीच में जो है उसमें अनेक सुधार किए गए होंगे, और लास्ट में जो है यानी बाजार में आने के पूर्व, पुस्तक को अंतिम रूप देने के पूर्व जो है जो भी उसमें सुधार किया जा रहा है, वो सब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इसी तरह जैसे पढ़ाई के दौरान, छात्रों को पढ़ाई के दौरान जो भी जो है हम असेसमेंट करते हैं, वो जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट या समेकित आकलन होता है, यह पढ़ाई के अंत में होता है और परिणाम या रिजल्ट के लिए किया जाता है कि छात्र ने सीखा तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए या ना प्रमोट किया जाए, या उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, किस कोटि का रहेगा। तो इसके लिए जैसे वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा का आयोजन करना। उसी पुस्तक के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे बाजार में पुस्तक आने के पूर्व जो भी उसका आकलन किया जा रहा है, जो भी उसमें सुधार किया जा रहा है, वो सब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ रहा है। लेकिन जब बाजार में पुस्तक आ गई, अब हम उसके विषय वस्तु को देख करके निर्णय ले सकते हैं कि सही है, कितना सही है, कितना इसमें क्या है, यानी किस कोटि की है। तो अब इसमें, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं जो है अब उसी उपलब्ध विकल्पों में से कि हमें उच्च कोटि के या कोटि के विकल्प को चुनना है। तो कहीं न कहीं अब इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं, यानी इसमें के आधार पर एक निर्णय लिया जाएगा। असेसमेंट का सामान्य अर्थ होता है जैसे जानकारी एकत्र करना, और मेजरमेंट का मुख्य कार्य होता है अंक प्रदान करना, और इवैल्यूएशन जो है निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। असेसमेंट is the process of collecting information about students learning to improve teaching and learning। यानी असेसमेंट क्या एक प्रक्रिया होती है जो कि एक सूचनाओं को कलेक्ट करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है, शिक्षण के दौरान कितने सुधार की आवश्यकता है, या विद्यार्थी को सिखाने के लिए कितने सुधार की आवश्यकता है। यानी इसमें असेसमेंट के द्वारा ही हम जान पाते हैं, यानी हम ये जान पाते हैं कि जो छात्र सीख रहा है उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है, या हम टीचिंग करें तो अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करें कि हम छात्र को और अच्छे से अच्छे सिखा पाएँ। आकलन और इवैल्यूएशन की कुछ वर्तमान पद्धतियाँ प्रचलित आई, उनका जो है देख लेते हैं। जैसे एक होता है निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है।
सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन जिसका उद्देश्य सुधार होता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन जिसका उद्देश्य सुधार होता है, वो निर्माणात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे कक्षा में प्रश्न उत्तर करना, साप्ताहिक क्विज लेना, होमवर्क की जांच करना, समूह चर्चा, समूह या बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं हम लोग क्लास में। तो ये सब जो निर्माणात्मक आकलन के अंतर्गत ही आता है। शिक्षक इसके अंतर्गत शिक्षक देखता है कि छात्र कहाँ अटका है और तुरंत सुधार करता है उसमें। अगला होता है कि समेकित आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। इसका जब पाठ्यक्रम या टर्म के अंत में जो है या सत्र के अंत में किया जाने वाला आकलन होता है जिसका उद्देश्य परिणाम प्रदान करना होता है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा या जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब जो है समेकित आकलन के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ये सब इस जो है समेटिव आकलन के उदाहरण हैं। तीसरा होता है योग्यता आधारित आकलन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जिस पर NEP 2020 में बहुत ही अधिक जोर दिया गया है। यानी NEP 2020 जो होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की वकालत करती है, योग्यता आधारित आकलन की बात करती है। अवधारणा इसकी क्या है? इसमें योग्यता आधारित आकलन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का अर्थ है कि रटने की बजाय समझ, अनुप्रयोग और कौशल का आकलन किया जाए। जैसे गणित में सूत्र याद करने की जगह वास्तविक समस्या हल कराना, विज्ञान में प्रयोग कराकर निष्कर्ष निकलवाना। अगला होता है सतत एवं व्यापक आकलन, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका अर्थ है कि सतत यानी लगातार, यानी केवल वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाएं ना हो, बल्कि जो है लगातार बीच बीच में जो है आकलन होते रहना चाहिए। व्यापक हो, कम्प्रहेंसिव हो, यानी केवल एक पक्षीय आकलन ही ना हो। ऐसा ना हो केवल शैक्षिक पक्ष का ही आकलन हो रहा है। यानी छात्र के शैक्षिक सह शैक्षिक विकास का निरंतर आकलन करना सतत एवं व्यापक आकलन के अंतर्गत आता है। छात्र के जो है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए जो किया जाने वाला आकलन होता है सतत एवं व्यापक आकलन होता है। जैसे पढ़ाई, खेल, कला, व्यवहार, परीक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सभी पहलू सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल होते हैं। मापन की वर्तमान पद्धतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि मानकीकृत परीक्षण होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि समान प्रश्न होते हैं, समान समय होता है, समान मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक जो भी छात्र होता है या जो भी कैंडिडेट होता है सबके लिए एक समान मानकीकृत टेस्ट होते हैं। जैसे कि हाई स्कूल की परीक्षा लेना या CUT, नेट आदि की परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंतर्गत ही आती हैं। और इसमें परिणाम मिलता है अंकों या स्कोर में मिलता है। अगला होता है मापदंड संदर्भित मापन होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में मापदंड संदर्भित मापन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट CRT होता है। इसकी अवधारणा है कि छात्र का प्रदर्शन निर्धारित मानक, इसमें क्या करते हैं कि छात्र के प्रदर्शन की तुलना निर्धारित मानक से करते हैं। जैसे कि मान लिया ये 90% दक्षता प्राप्त करने पर मास्टरी प्रदान की जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट में पास फेल का निर्णय लेना या टेट या CTET एग्ज़ाम में जो ये एक मानदंड बना दिया गया है कि 60% अंक पाया जाए, अगर विद्यार्थी पाता है तो टेट क्वालिफाई माना जाएगा या CTET क्वालिफाई माना जाएगा। इससे कम अंक पाएगा तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो है एक मानक बना दिया गया और उस मानक को उसको प्राप्त करना होता है। दूसरा होता है मानक संदर्भित मापन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, NRT। इसकी अवधारणा है कि छात्र की तुलना अन्य छात्रों से करना। इसमें क्या करते हैं कि रैंकिंग प्रदान किया जाता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो जो है NRT के अंतर्गत आती हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आती हैं। एक बात यहाँ पे समझने की और आवश्यकता है, जैसे टेट या CTET की परीक्षा, मान लिया केवल उसका उद्देश्य है कि टेट क्वालिफाई कराना या टेट 60% अंक प्राप्त किया छात्र को क्वालिफाई है, नहीं प्राप्त कर पाया तो क्वालिफाई नहीं है। इसमें यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 60% अंक ना प्राप्त कर पाए, जीरो यानी कोई भी ना क्वालिफाई
हो सकता है परिणाम 0 आए और जो है या सब लोग पास हो जाएं, कोई फेल ही ना हो, 100% रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो मानक संदर्भित मापन होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, इसकी अवधारणा होती है कि छात्र की तुलना अन्य छात्रों से करना और प्रत्येक छात्र को जो भी इस परीक्षा में शामिल हुआ है सभी को एक रैंक प्रदान की जाती है। और जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो रैंकिंग प्रक्रिया के आधार पर ही होती हैं, यानी वो एनआरटी का उदाहरण है। टेट या सीटेट को के अंकों को अगर आधार बना करके अगर मान लिया उसके आधार पर किसी जो है शिक्षक का चयन कर लिया जाए तो फिर वो जो है उसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो सीआरटी की ना रह करके एनआरटी में हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा, अंकों के आधार पर छात्रों की रैंकिंग करना आवश्यक हो जाएगा। गुणात्मक एक होता है मूल्यांकन की कुछ पद्धतियों हैं, जैसे कि गुणात्मक मूल्यांकन होता है यानी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें अंकों के साथ व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि छात्र की नेतृत्व क्षमता अच्छी है, छात्र में रचनात्मकता कैसी है। सतत मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, पूरे सत्र में किए गए सभी आकलनों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जैसे जैसे प्रमोशन का निर्णय, सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जाती है। एक होता है स्वमूल्यांकन होता है, स्व की जैसा स्वमूल्यांकन एवं सह मूल्यांकन होता है। स्वमूल्यांकन छात्र स्वयं करते हैं, छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करता है, स्वयं अपने अंदर कमियां देखता है, उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। दूसरा होता है पीयर इवैल्यूएशन होता है, साथी द्वारा मूल्यांकन कार्य किया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वयं निर्णय लेना कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, या पीयर रिव्यू करते हैं यानी साथी निर्णय लेते हैं कि कैसा कार्य किया गया। शिक्षण अधिगम में संयुक्त उदाहरण अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल देखें तो शिक्षक ने मान लिया अध्याय पढ़ाया, कक्षा में प्रश्न पूछा, टेस्ट लिया और 70 अंक मिले, तो निष्कर्ष निकाला कि छात्र की समझ अच्छी है और अभ्यास की ज़रूरत है, तो ये इवैल्यूएशन हो जाएगा। और छात्र टेस्ट लिया, कक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो ये तो असेसमेंट हुआ। छात्र शिक्षक ने अध्याय पढ़ाया और कक्षा में प्रश्न पूछा, तो किसका उदाहरण, तो वो असेसमेंट कहलाएगा। और फिर शिक्षक ने क्या किया, टेस्ट लिया और टेस्ट में छात्र को 70 अंक दिए, मान लिया 100 में 70 अंक दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट का उदाहरण हो जाएगा। और इस 70 अंक के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि छात्र की समझ अच्छी है पर अभ्यास की ज़रूरत है, तो ये इवैल्यूएशन कहलाएगा, यानी एक जजमेंट दिया, जजमेंटल हो गया। अगर हम जो है इसको एक लाइन में समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट का मतलब होता है कि जानकारी एकत्र करना, मेजरमेंट अंक देने का कार्य करता है, और इवैल्यूएशन जो होता है वो निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। तो आज हम लोगों ने जो है आकलन, मापन और मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं को अच्छे से समझने का प्रयास किया। आइए अब विषय वस्तु को और अच्छे से समझने के लिए, इस पर पकड़ बनाने के लिए हम लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प है रैंकिंग, दूसरा है चयन, तीसरा विकल्प है शिक्षण अधिगम में सुधार करना, और चौथा विकल्प है दंड देना। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम में सुधार करना, इसका सी विकल्प बिल्कुल सत्य है। दूसरा प्रश्न है कि छात्र ने 72 अंक प्राप्त किए, यह है, यानी छात्र ने 72 अंक प्राप्त किए, ये क्या है, ए विकल्प है इवैल्यूएशन है, बी विकल्प है असेसमेंट है, सी विकल्प है मेजरमेंट है, डी विकल्प है डायग्नोसिस है। छात्र ने 72 अंक प्राप्त किए, यह किसका उदाहरण होगा, मेजरमेंट का उदाहरण होगा। तीसरा प्रश्न है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है ए मेजरमेंट, बी असेसमेंट, सी ऑप्शन है इवैल्यूएशन, डी टेस्टिंग। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवैल्यूएशन कहलाती है। इवैल्यूएशन के अंतर्गत जो निर्णय लेने का कार्य किया जाता है, असेसमेंट में जानकारी एकत्र की जाती है, और इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन जो होता है जजमेंटल होता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का कार्य किस में करते हैं, इवैल्यूएशन में करते हैं, और मेजरमेंट में क्या करते हैं, अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी आंकिक प्रकृति का मेजरमेंट होता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवैल्यूएशन कहलाती है, इसका सी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है
ए विकल्प है पाठ्यक्रम के अंत में, बी शिक्षण के दौरान, सी केवल परीक्षा में, डी चयन हेतु। फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है शिक्षण के दौरान। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो प्रकृति होती है वो सुधारात्मक होती है, यानी छात्र के या किसी भी विषय वस्तु के या किसी वस्तु के निर्माण में में जो है सुधार करने की, जो उसमें कमियां हैं उसको सुधार करने इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है किया जाता है शिक्षण के दौरान किया जाता है, इसका बी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, समेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य होता है। समेटिव असेसमेंट सुधार होता है, ए विकल्प, बी फीडबैक देना होता है, सी अंतिम परिणाम होता है, डी निदान होता है। जो समेटिव असेसमेंट होता है यह सत्र के अंत में या वस्तु के निर्माण होने की बात किया जाता है और इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है अंतिम परिणाम देना होता है। क्या होता है, अंतिम परिणाम देना होता है। जैसे मान लिया जो है हिंदी की बुक या टेट है या सी टेट है या यूजीसी नेट है कि किताबें बाज़ार में आ गई हैं, तो बहुत अब उपलब्ध विभिन्न प्रकाशकों की किताबें बाज़ार में हैं। अब हमें उन्हीं प्रकाशकों की किताबों में से किसी एक किताब का जो हम अपने लिए हमें चयन करना होगा। हम जानते हैं कि इस प्रकाशन की किताब में ये कमी है, अगर इसमें इसको और अच्छे से अगर ऐसे जो है इसको डिस्क्राइब किए होते, इस विषय वस्तु को और अच्छे से अगर इसमें इन्होंने लिखा होता तो अच्छा रहता, लेकिन हम उसमें कोई सुधार उसकी पुस्तक में नहीं कर सकते हैं। हम उपलब्ध पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का या जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का केवल चयन कर सकते हैं। तो ये समेटिव आकलन या समेटिव असेसमेंट का उदाहरण होगा। तो समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, अंतिम परिणाम पर पहुंचना समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। छठा क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 का आकलन, एक विकल्प है स्मृति आधारित परीक्षा है, बी रैंकिंग है, सी योग्यता आधारित आकलन है, डी वार्षिक परीक्षा है। एनईपी 2020 आकलन जो है वह योग्यता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करता है। सातवां प्रश्न है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में तुलना होती है, ए अन्य छात्रों से, बी निर्धारित मानकों से, सी शिक्षक से, डी विद्यालय से। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सीआरटी होता है उसमें तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है। जैसे टेट या सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सीआरटी बेस्ड होता है, यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि कोई छात्र अगर 60% अंक पा जाएगा तो वो टेट क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन 60 से अगर कम अंक आता, एक भी अंक कम आता है तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इसका उदाहरण है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में तुलना किससे की जाती है, निर्धारित मानकों से की जाती है। आठवां प्रश्न है कि नॉन रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण है, जैसे ड्राइविंग टेस्ट, बी बोर्ड परीक्षा, सी प्रतियोगी परीक्षा, डी प्रोजेक्ट आर। जो एनआरटी जो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी एनआरटी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो एनआरटी का उदाहरण होता है। जो क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी मान लिया शिक्षक भर्ती निकली और शिक्षक भर्ती में मान लिया जो है 10,000 पद हैं और 10,000 पद के सापेक्ष मान लिया 50,000 छात्रों ने फॉर्म भर दिया। अब जितने लोगों ने फॉर्म भरा और जो भी उनकी परीक्षा हुई, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हुई यानी रिटन टेस्ट हुआ या फिर जो उनका एकेडमिक के आधार पर जो है रैंकिंग दी गई, तो रैंकिंग दी जाती है। तो एनआरटी जो होता है एनआरटी जो है प्रतियोगी और उस प्रत्येक छात्र को रैंकिंग दी जाएगी, टॉप लेवल से लेकर के चाहे 0 अंक तक वो प्राप्त करता है तो कहीं कोई उसको रैंक अवश्य मिलेगी। तो एनआरटी जो होगा वो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है एनआरटी का उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट का उद्देश्य है, ए परिणाम, बी ग्रेड, सी कठिनाइयों की पहचान, डी चयन करना। डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, कठिनाइयों की पहचान करना। 10वां प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधित है, सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। एक विकल्प है केवल शैक्षिक विकास, बी विकल्प है केवल सहशैक्षिक, सी है शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक और डी है केवल परीक्षा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वह शैक्षिक और सहशैक्षिक यानी एकेडमिक प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज सभी पहलुओं को लेकर के और लगातार बीच बीच में मूल्यांकन होता रहता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किससे संबंधित है, शैक्षिक और सहशैक्षिक पहलुओं से संबंधित है। इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो किसका उपकरण है। पोर्टफोलियो किसका उपकरण है,
ए विकल्प है पारंपरिक परीक्षा का, बी विकल्प है वैकल्पिक आकलन का, सी विकल्प है नॉर्म टेस्ट का और डी विकल्प है रैंकिंग का। तो जो पोर्टफोलियो जो है वो वैकल्पिक आकलन का उपकरण है। आइए अब जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो छात्र के कार्य नमूनों यानी वर्क सैंपल्स का एक संगठित संग्रह होता है जो किसी निश्चित समयावधि में उसके अधिगम प्रगति यानी सीखने की प्रगति, उपलब्धि, कौशल एवं क्षमता, स्किल एंड कॉम्पिटेंसेंस को दर्शाता है। यह केवल परीक्षा के अंक नहीं बल्कि छात्र की संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पोर्टफोलियो छात्र के सीखने की यात्रा का प्रमाण पत्र होता है। पोर्टफोलियो का आकलन का अर्थ होता है यानी पोर्टफोलियो असेसमेंट का अर्थ होता है कि जब शिक्षक छात्र के पोर्टफोलियो के आधार पर उसके ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, रचनात्मकता का मूल्यांकन करता है तो इसे पोर्टफोलियो आधारित आकलन कहते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पोर्टफोलियो आकलन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक प्रभावी विधि है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है। पोर्टफोलियो में असाइनमेंट शामिल हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क, चार्ट, मॉडल, चित्र, कविता, शिक्षक की टिप्पणियाँ, फीडबैक, आत्म सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट शामिल हो सकता है। पोर्टफोलियो का शैक्षिक महत्व की अगर चर्चा करें तो पोर्टफोलियो समग्र विकास का मूल्यांकन छात्र की संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का आकलन करता है। अधिगम प्रक्रिया पर बल केवल परिणाम नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को इसमें महत्व दिया जाता है। और व्यक्तिगत अंतर को मान्यता हर छात्र की क्षमता एवं गति को समझने में सहायक होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये महत्व देता है। हर एक छात्र की सीखने की क्षमता अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है और उसकी गति अलग होती है। यह आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है और छात्र स्वयं अपनी प्रगति को इसमें समझते हैं। रटंत्र प्रणाली से मुक्ति और रचनात्मकता और वास्तविक अधिगम को पोर्टफोलियो प्रोत्साहन देता है। NEP 2020 के अनुरूप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट को बढ़ावा देता है। आइए अब उदाहरण के माध्यम से पोर्टफोलियो को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भाषा विषय मान लिया हिंदी है और कक्षा 8 के छात्र का हिंदी पोर्टफोलियो हमें तैयार करना है, हिंदी भाषा का पोर्टफोलियो हमें तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए निबंध लेखन है, जैसे कविता रचना है, पुस्तक समीक्षा है, व्याकरण है, अभ्यास और शिक्षक की टिप्पणियाँ। इससे शिक्षक छात्र की भाषा प्रवाह, शब्द भंडार, अभिव्यक्त क्षमता का आकलन इसमें करता है। यानी अगर हिंदी का पोर्टफोलियो बनाना है, कक्षा 8 का एक छात्र है तो उसके लिए निबंध लेखन से संबंधित बातें, कविता रचना कराया जा सकता है, पुस्तक समीक्षा कराई जा सकती है, व्याकरण अभ्यास कराया जा सकता है और इस पर शिक्षक अपनी टिप्पणी देते हैं। इसे शिक्षक छात्र की भाषा प्रवाह, शब्द भंडार, अभिव्यक्त क्षमता का आकलन करता है। दूसरा उदाहरण हम समझें विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो विज्ञान विषय में जो है पोर्टफोलियो तैयार करते समय जैसे कोई प्रयोग किया जा रहा है विज्ञान में तो प्रयोग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है और प्रयोग से संबंधित चार्ट या मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, उससे संबंधित फाइल, चित्रात्मक प्रस्तुति, ये सारी चीज़ें जो है विज्ञान विषय में पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद करता है। इससे छात्र की वैज्ञानिक सोच, प्रयोगात्मक कौशल का मूल्यांकन संभव होता है। जैसे हमें मान लिया गणित विषय का जो है पोर्टफोलियो तैयार करना है तो गणित से संबंधित जो हल किए गए प्रश्न या गणितीय गतिविधियाँ, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, त्रुटि सुधार नोट्स और ये सब इसमें शामिल किए जा सकते हैं और जिससे समस्या समाधान एवं तार्किक क्षमता का विकास होता है। की पॉइंट्स देखें तो पोर्टफोलियो आकलन जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक विधि होती है और यह छात्र केंद्रित विधि होती है किसमें क्योंकि इसमें छात्र जो होता है अधिक सक्रिय होता है और जो शिक्षक होता है वो एक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है।
गुणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक पोर्टफोलियो अंग होता है। निष्कर्ष रूप में तो हम कैसे कहें तो कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा से आगे बढ़कर सीखने की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने वाला प्रभावी आकलन उपकरण होता है। ये परीक्षा पर आधारित न होकर के मेन रूप से छात्र द्वारा किए गए जो है वर्क और कार्यों पर आधारित होता है। 12वां प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए विकल्प है केवल मापन से, बी विकल्प केवल मूल्यांकन से, सी विकल्प है आकलन से और डी विकल्प है रैंकिंग से। तो जो मौखिक परीक्षा है वाइवा होता है, इसका संबंध जो है आकलन से होता है। आकलन जो है सतत सुधार की एक प्रक्रिया होती है। छात्र जो भी अधिगम करते हैं, क्लास में सीखते हैं या जो हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं शिक्षक होने के नाते, तो जो आकलन होता है तो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में मौखिक प्रश्न पूछ करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। छात्र ये भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि छात्र ने कितना विषय वस्तु को समझ लिया है। तो कहीं न कहीं जो मौखिक परीक्षा होता है उसका संबंध आकलन से होता है। सी विकल्प इसका सही है। 13वां प्रश्न है कि गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है कि 80 अंक, बी विकल्प है ए ग्रेड, सी विकल्प है छात्र रचनात्मकता और डी विकल्प है रैंक 5। गुणात्मक मूल्यांकन की बात करें, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें छात्र की जो रचनात्मकता है ये जो है गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होगा। और 14वां प्रश्न है कि मेजरमेंट का परिणाम होता है। ए विकल्प है निर्णय, बी विकल्प है टिप्पणी, सी है अंक या स्कोर और डी विकल्प है फीडबैक। मेजरमेंट का परिणाम होता है, किसी भी वस्तु का जब मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं तो उसमें अंक या स्कोर प्रदान किए जाते हैं। तो अंक या जो स्कोर होता है, अंक या स्कोर जो होता है वो मेजरमेंट का परिणाम होता है। अगर हम निर्णय की बात करें, जजमेंट प्रोसेस की बात करें, तो जो इवैल्यूएशन होता है वो निर्णय देता है। वो निर्णय का लेकिन इवैल्यूएशन जो किया जाता है, निर्णय का जो बेस होता है वो मेजरमेंट यानी मापन के द्वारा जो अंक मिलता है उसी पर आधारित होता है, जो भी डेटा मिलता है। 15वां प्रश्न है कि इवैल्यूएशन आधारित होता है। ए विकल्प है अनुमान पर, बी विकल्प है मापन पर, सी रैंक पर, डी चयन पर। इवैल्यूएशन जो होता है वह मापन पर आधारित होता है। पहले मापन किया जाता है और मापन के आधार पर जो भी अंक प्राप्त होते हैं या जो भी डेटा प्राप्त होता है अंकों के रूप में, उसका फिर अब उसके आधार पर जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया किया जाता है। देखा जाता है कि जो भी डेटा प्राप्त हुआ है और उस डेटा के आधार पर छात्र के अंक या जिस चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं वो किस स्तर का है, वो इवैल्यूएशन निर्धारित करता है। 16वां प्रश्न है कि सीखने के दौरान प्रश्न पूछना है। ए विकल्प है समेटिव है, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन है, सी नॉर्म है या डी रैंकिंग है। सीखने के दौरान जो बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है वह फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखा जाता है कि छात्र जो सीख रहा है उसमें सीखने के दौरान क्या कमियां आ रही हैं उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण होगा। 17वां प्रश्न है कि सेल्फ असेसमेंट से विकसित होता है। ए भय विकसित होता है, बी आत्मचिंतन विकसित होता है, सी विकल्प है प्रतिस्पर्धा विकसित होता है या डी विकल्प है दंड विकसित होता है। सेल्फ असेसमेंट की बात करें, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट का तात्पर्य होता है कि छात्र स्वयं जो है जो भी उसने सीखा है और वो स्वयं आत्म मूल्यांकन करता है, स्वयं आकलन करता है कि जो हमने सीखा है कहाँ तक मैं सीख पाया हूँ और कहाँ तक कमी रह गई है और कितना मुझ में सुधार की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं सेल्फ असेसमेंट छात्र जो है आत्मचिंतन करता है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न है कि सेल्फ असेसमेंट से विकसित होता है, आत्मचिंतन विकसित होता है, इसका बी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न है कि पीयर असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? पीयर असेसमेंट ए विकल्प है शिक्षक मूल्यांकन, बी विकल्प है स्वमूल्यांकन, सी विकल्प है सहपाठी द्वारा मूल्यांकन और डी विकल्प है बाह्य मूल्यांकन। जो पीयर असेसमेंट का अर्थ होता है, पीयर का मतलब असेसमेंट का मतलब उनका तात्पर्य होता है कि जो छात्र के साथी गण जो होते हैं मूल्यांकन करते हैं, यानी सहपाठियों द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसको पीयर असेसमेंट कहा जाता है। सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन को पीयर असेसमेंट कहते हैं। 18वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न है कि वैकल्पिक आकलन में शामिल नहीं है। ए विकल्प है प्रोजेक्ट, बी विकल्प है पोर्टफोलियो, सी विकल्प है प्रस्तुति और डी विकल्प है वार्षिक परीक्षा।
जो वैकल्पिक आकलन होते हैं उसमें उसमें प्रोजेक्ट भी शामिल होता है, पोर्टफोलियो शामिल होता है, प्रस्तुत यानी प्रेजेंटेशन भी शामिल होता है, परंतु वार्षिक परीक्षा को वैकल्पिक आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। 20वां प्रश्न है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उपयोग है। ए विकल्प है रैंक निर्धारण करना, बी विकल्प है चयन, सी है शिक्षण सुधार और डी है प्रमोशन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण होगा शिक्षण में सुधार करना। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसमें देखा जाता है कि जो भी बातें सीख रहे हैं या जो भी किसी कोई वस्तु निर्माणाधीन है तो उसको उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, तो बीच बीच में जिन सुधारों की आवश्यकता होती है उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग तैयार होने के पहले उसमें हो सकता है कि उसकी जो है उसके फाउंडेशन में कुछ चेंजेस किया जाए या उसके जो है बनने के बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं ताकि एक अच्छी बिल्डिंग तैयार हो सके। तो बिल्डिंग बनने के पूर्व मान लिया जो भी संशोधन या जो भी सुधार किया जाता है उसके लिए जो असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। अब मान लिया बहुत सारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई हैं और उन्हीं में से अगर किसी एक बिल्डिंग को हमें चयन करना, हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से सर्वोत्तम कौन सा है, तो अब उसमें जो बिल्डिंग बन चुकी है उसमें हम क्या कर नहीं सकते, कोई इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी उपलब्ध है विकल्प उसी में से हमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, तो ये समेटिव असेसमेंट का उदाहरण होगा। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ उदाहरण होगा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। यानी किसी भी वस्तु के निर्माण के समय जो प्रक्रिया में अगर स्थित है तो जो भी उसमें सुधार किया जाता है वो जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। और जब वस्तु का निर्माण हो जाता है या जो परीक्षा के बाद या शिक्षण के क्षेत्र में लें तो जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं या एग्ज़ाम जो होते हैं वो समेटिव असेसमेंट पर आधारित होता है। 21वां प्रश्न है कि बोर्ड परीक्षा किस प्रकार का आकलन है। 21वां प्रश्न है कि बोर्ड परीक्षा किस प्रकार का आकलन है। ए विकल्प है डायग्नोस्टिक्स है, बी है फॉर्मेटिव है, सी विकल्प है समेटिव है, डी विकल्प है इनफॉर्मल है। जो बोर्ड परीक्षा होता है वो समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन का उदाहरण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा न जो है बोर्ड परीक्षा के जो रिज़ल्ट होते हैं उसके आधार पर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया जाता है। इसमें अब उसके अधिगम स्तर में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी आकलन किया जाता है उस आकलन में मिले अंकों के आधार पर उसको जो है अगले कक्षा में जो है प्रमोट करना है या उसको कौन-सा डिवीज़न देना है, किस स्तर में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न का निर्णय लिया जाता है। लेकिन उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। 22वां प्रश्न है कि कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन का क्या अर्थ होता है? ए विकल्प है केवल परीक्षा लेना, बी विकल्प है टेस्ट, सी विकल्प है पूरे सत्र में मूल्यांकन और डी विकल्प है चयन प्रक्रिया। कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? कंटीन्यूअस जैसा कि शब्द से स्पष्ट है लगातार यानी सतत, और इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, यानी पूरे सत्र में जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है तो उसे कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कहा जाता है। सी विकल्प इसका सही है। और 23वां प्रश्न है कि छात्र औसत श्रेणी में है, यह है। अगर बताया जाए कि एक स्टेटमेंट दे दिया यानी छात्र का एक आकलन किया गया और आकलन के आधार पर ये निर्णय निकाला गया कि छात्र जो है औसत श्रेणी में है, या छात्र का आकलन किया गया, मापन किया गया, छात्र यानी कुछ प्रश्न पत्र दिए गए और उसके आधार पर छात्र का मापन किया गया, आकलन किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि छात्र औसत श्रेणी का है, तो उसे उसने तो क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा, बी ऑप्शन असेसमेंट कहलाएगा, सी ऑप्शन इवेल्युएशन कहलाएगा या और डी ऑप्शन टेस्टिंग कहलाएगा। छात्र औसत श्रेणी का है तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें एक श्रेणी बना दी गई, छात्र औसत श्रेणी का, यानी जजमेंटल है ये, एक जजमेंट दे दिया गया कि छात्र जो है किस श्रेणी में, यानी छात्र ने जो अंक प्राप्त किए उसके आधार पर उसको एक श्रेणी दे दी गई कि वो औसत श्रेणी का है। तो इसमें जो है ये इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में क्योंकि जजमेंटल होता है और उसमें श्रेणी या गुण की बात होती है। मेजरमेंट में क्या किया जाता है, मेजरमेंट में केवल अंक प्रदान किए जाते हैं और इसका जो है इसमें जजमेंटल प्रक्रिया नहीं होती है ये। 24वां प्रश्न है कि योग्यता आधारित आकलन में महत्व दिया जाता है। ए विकल्प है रटंत को, बी विकल्प है समझ और अनुप्रयोग को, सी विकल्प है रैंक को और डी विकल्प है अंक को। योग्यता आधारित आकलन में महत्व दिया जाता है समझ और अनुप्रयोग को, इसमें बी विकल्प बिल्कुल सत्य है।
25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है। ए ऑब्जर्वेशन, बी चेक लिस्ट, सी इंटरव्यू और डी रैंक लिस्ट। तो देखा जाए तो जिसमें असेसमेंट टूल इसमें जो है ऑब्जर्वेशन भी है। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि किसी के गतिविधि को देख करके उसके गुण दोष का पता लगाते हैं कि वो कोई कार्य जो है कितने अच्छे ढंग से कर रहा है। उसमें उसको जो है उस आधार पर असेसमेंट कर लिया जाता है। चेकलिस्ट में क्या किया जाता है, कुछ जिन बिंदुओं को हमें चेक करना होता है, जिन गुणों को, उससे संबंधित कुछ विकल्प होते हैं, चेकलिस्ट होती है, उसमें देख लिया जाता है इसमें कौन कौन से जो है बातें उस व्यक्ति विशेष में पाई जा रही है। इंटरव्यू में आमने सामने की बातचीत होती है और बातचीत के आधार पर जो है उसके आंतरिक भावों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब असेसमेंट टूल होते हैं। लेकिन जो रैंक लिस्ट होता है, रैंक लिस्ट असेसमेंट टूल नहीं होता है। रैंक लिस्ट तो जो नॉन रेफरेंस टेस्ट एनआरटी होता है, उस यानी कोई परीक्षा होती है तो उसके आधार पर जो रैंक निर्धारित किया जाता है, अंकों के जो असेंड असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, तो वो रैंक लिस्ट कहलाती है। इसका असेसमेंट टूल से कोई संबंध नहीं होता है। 26वां प्रश्न है कि इनफॉर्मल असेसमेंट का उदाहरण है। ए प्रश्न है बोर्ड परीक्षा, बी है, बी विकल्प है कक्षा चर्चा, सी है ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षा और डी विकल्प है प्रवेश परीक्षा। इनफॉर्मल असेसमेंट का उदाहरण है। असेसमेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक तो फॉर्मल असेसमेंट हो सकता है और एक इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, औपचारिक होता है। औपचारिक होता है, इसमें नियम होता है, एक निश्चित तिथि होती है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है। और जैसे देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा जो है फॉर्मल है। प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं वो भी फॉर्मल असेसमेंट का उदाहरण होंगे। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो भी फॉर्मल असेसमेंट का उदाहरण होंगे। लेकिन कुछ अनौपचारिक असेसमेंट होते हैं, जैसे कक्षा चर्चा, क्लास में पढ़ाते समय जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं उससे संबंधित क्लास में चर्चा किया जाता है। तो जो क्लास चर्चा होती है वो अ, औपचारिक नहीं होती, वो अनौपचारिक होती है। तो इनफॉर्मल जो दिए गए विकल्पों में जो कक्षा चर्चा का विकल्प भी है, ये इनफॉर्मल असेसमेंट का उदाहरण होगा। 27वां प्रश्न है कि अ, मापन की प्रकृति होती है, यानी मापन की प्रकृति कैसी होती है। ए विकल्प गुणात्मक होता है मापन, बी निर्णयात्मक होता है, सी मात्रात्मक होता है, डी व्याख्यात्मक होता है। मापन की प्रकृति होते हैं नेचर ऑफ मेजरमेंट, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है। जो मापन की प्रक्रिया होती है मात्रात्मक होती है, क्योंकि मापन के अंतर्गत वस्तुओं या जिसका भी मापन किया जाता है उसको एक अंक प्रदान कर दिया जाता है। जैसे मान लिया एक कमरे की माप जैसे लेना, तो कमरे की माप लेना है तो उसको जो है हम क्या करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में नाप करके उसको एक अंक दे देंगे। तो ये मापन की प्रकृति कैसे होगी। लेकिन इसमें कोई जो है निर्णय नहीं लिया जाएगा कि इसकी केवल मापन कर लिया जाएगा। जैसे किसी के मान लिया छात्र की परीक्षा ली जा रही है और उसने जो है गणित विषय की परीक्षा ली गई और छात्र ने गणित 100 में 70 अंक प्राप्त किए, तो ये मापन का उदाहरण होगा। लेकिन ये 70 अंक नहीं बताता कि छात्र किस कोट का है। लेकिन जो निर्णयात्मक की बात करें तो जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, वो जजमेंटल होता है, निर्णयात्मक होता है और कहीं न कहीं गुणात्मक भी होता है। इवैल्यूएशन याद रखेंगे, जो इवैल्यूएशन होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है और जो मापन होता है, मापन मात्रात्मक कोटि का होता है। 28वां प्रश्न है कि इवैल्यूएशन की प्रकृति होती है, यानी मूल्यांकन की प्रकृति कैसे होती है। मूल्यांकन की प्रकृति संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने 27वें नंबर यानी पिछले प्रश्न में हम लोग कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं। सीसीई प्रणाली का उद्देश्य क्या है। पहले तो सीसीई का हम लोगों को फुल फॉर्म पता करना चाहिए। सीसी का मतलब कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। सीबीएसई बोर्ड इसको अधिक सबसे पहले सीसी प्रणाली का जो भी सीसी कम सीबीएसई बोर्ड ने इसको अपनाया था। और अब लगभग हर जगह ही अपनाया जाता, सीसीई अपनाया जा रहा है और एनईपी 2020 में भी इसको जो है अधिक अच्छे से लागू करने की बात की गई है। तो सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है। ए विकल्प है तनाव बढ़ाना, बी विकल्प है रटंत, सी विकल्प है सर्वांगीण विकास करना और डी विकल्प है चयन करना।
सीसीई प्रणाली का उद्देश्य जो होता है सर्वांगीण विकास करना होता है, क्योंकि सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस, एक वर्ड आया है इसमें कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत यानी लगातार, यानी बीच बीच में जो है पूरे सत्र के दौरान अ, और कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव यानी एक पक्षीय मूल्यांकन ना होकर के जो है सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक पहलुओं का भी मूल्यांकन हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मूल्यांकन हो, यानी सर्वांगीण विकास के लिए ऑल अराउंड डेवलपमेंट की जब बात होती है तो सभी पहलुओं को, सभी डायमेंशंस को लेकर मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करता है। तो सर्वांगीण विकास का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तीसवां प्रश्न है कि असेसमेंट का क्षेत्र है। ए केवल परीक्षा, बी केवल टेस्ट, सी शिक्षण अधिगम और डी विकल्प है चयन प्रक्रिया। असेसमेंट का क्षेत्र जो होता है वो शिक्षण अधिगम होता है। 31वां नंबर प्रश्न है कि इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, क्योंकि इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट। इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, इसका अर्थ है कि इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन जो है वह मापन से अधिक है। क्यों? ए विकल्प यह अंक देता है, बी विकल्प यह निर्णय करता है, सी विकल्प यह टेस्ट लेता है, डी विकल्प यह रैंक देता है। इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है वो निर्णय देने का कार्य करता है। मेजरमेंट से केवल अंक पता चल जाता है, अ, आंकड़े पता चल जाते हैं, लेकिन जजमेंट नहीं पता चलता, यानी किस कोटि का है व्यक्ति, किस कोटि का है या कोई वस्तु किस कोटि के है, इसके बारे में इवैल्यूएशन डिसाइड करता है। यानी ऐसा डिसाइड करना इवैल्यूएशन की प्रक्रिया कहलाती है। 32वां प्रश्न है कि ग्रेडिंग प्रणाली संबंधित है। ए विकल्प है ग्रेडिंग प्रणाली संबंधित है। ए विकल्प है केवल मापन से, बी विकल्प है मूल्यांकन से, सी चयन से, डी निदान से। जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है, ग्रेडिंग प्रणाली होता क्या कि जैसे हम मापन कर लेते हैं तो मापन के अंतर्गत तो अंक दे दिया जाता है। मान लिया कोई परीक्षा हुई और परीक्षा के दौरान जो है छात्र ने जो है 100 अंकों की परीक्षा हो और 100 में जो है छात्र ने जो है 80 अंक प्राप्त किए, तो 80 अंक को किस ग्रेड में रखेंगे? बी ग्रेड में रखेंगे, ए प्लस ग्रेड में रखेंगे। तो ये ग्रेडिंग क्या बताएगा कि कोटि बताता है, यानी जजमेंट करता है कि छात्र ने जो अंक प्राप्त किए उसकी वैल्यू क्या है। तो यह निर्णय देता है, यानी ए कोट में ए ग्रेड में रख रहे हैं, बी ग्रेड में है, तो ग्रेडिंग प्रणाली जो होता है वह मूल्यांकन से संबंधित होता है। 33वां प्रश्न है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का समय होता है। ए विकल्प है अंत में, बी विकल्प है प्रारंभ में, सी विकल्प है बीच बीच में, डी विकल्प है चयन के समय। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो बीच बीच में सत्र के दौरान सतत रूप से आवश्यकता अनुसार होता रहता है। 34वां प्रश्न है कि डायग्नोस्टिक्स टेस्ट उपयोगी है। ए विकल्प है चयन के लिए, बी रैंक के लिए, सी विकल्प है कठिनाई पहचानने में, डी विकल्प है परिणाम के लिए। जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होता है ये जो है कठिनाई पहचानने में काम आता है। उपचारात्मक टेस्ट है, उपचारात्मक परीक्षण जो होता है कठिनाई पहचानने में काम आता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे मान लिया हमें बुखार है या हमें पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पहले दवा नहीं देते हैं, पहले ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पहले डॉक्टर क्या करते हैं डायग्नोस करते हैं। यानी वो कारण जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आखिर पेट में दर्द है तो क्यों पे दर्द है, क्या कारण हो सकता है, पेट में दर्द क्यों, पेट में कीड़े हो सकते हैं या पेट में हो सकता है पथरी जैसी कोई चीज़ हो या पेट में और कोई समस्या हो, पाचन से संबंधित समस्या हो। जब डायग्नोस हो जाएगा उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का मुख्य उपयोग होता है कठिनाई पहचानने में। ऐसे ही जैसे क्लासरूम में मान लिया हम सवाल लगवा रहे हैं, मान लिया भिन्न के सवाल लगा रहे हैं, सर बता रहे हैं, छात्र भिन्न के सवाल नहीं कर पा रहा तो हम डायग्नोस करेंगे क्या कारण हो सकता है, उसको जो है भाग घटाने ना आता हो सकता है वो गुणा ही ना कर पाता हो, या हो सकता है उसको अंक की पहचान ना हो। तो जब हमें डायग्नोस हो जाएगा यानी पता चल जाएगा कि उसकी वास्तव में कठिनाई कहाँ पर है, और उस कठिनाई का अगर हम समाधान यानी जो है ट्रीटमेंट कर देंगे तो जो है समाधान हो जाएगा। यानी डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का मुख्य उपयोग होता है कठिनाई पहचानने के लिए। 34वें प्रश्न का सी विकल्प बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न लेते हैं। 35वां प्रश्न है कि ऑब्जर्वेशन का संबंध है। ए विकल्प है अंक से, बी है व्यवहार से, सी है रैंक से, डी विकल्प है चयन चयन से। तो ऑब्जर्वेशन का संबंध यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, यानी ऑब्जर्वेशन का संबंध है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व यानी देखना,
तो अंक से, ए विकल्प है अंक से, बी है व्यवहार से, सी है रैंक से, डी है चयन से। ऑब्जर्वेशन व्यवहार का किया जाता है, व्यवहार का देखा जाता है, किसी के व्यक्ति के या किसी की भी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को देख करके हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व यानी व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। 36वां प्रश्न है कि NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए। ए तनावपूर्ण, बी परीक्षा केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी रैंक केंद्रित। तो NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। 37वां प्रश्न है कि सीखने का प्रमाण एविडेंस ऑफ लर्निंग मिलता है। सीखने का प्रमाण एविडेंस ऑफ लर्निंग मिलता है। ए विकल्प है केवल परीक्षा से, बी असेसमेंट से, सी चयन से, डी रैंकिंग से। जो सीखने का प्रमाण एविडेंस ऑफ लर्निंग है वह असेसमेंट से मिलता है, क्योंकि असेसमेंट जो है बीच बीच में किया जाता है कि छात्र ने क्या सीखा, छात्र को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है। ये सब एविडेंस ऑफ लर्निंग के यानी सतत रूप से मूल्यांकन के अंतर्गत जो है एविडेंस ऑफ लर्निंग जो है सीखने का परिणाम असेसमेंट के माध्यम से प्राप्त होता है। 38वां प्रश्न है कि टेस्ट और असेसमेंट में अंतर है। टेस्ट और असेसमेंट में अंतर है क्योंकि ए दोनों समान है, बी टेस्ट सीमित है, सी असेसमेंट केवल परीक्षा है, डी टेस्ट व्यापक है। टेस्ट और असेसमेंट में अंतर होता है क्योंकि टेस्ट जो है सीमित होता है, वहीं असेसमेंट जो होता है व्यापक प्रक्रिया होती है। 39वां प्रश्न है कि रूब्रिक्स का उपयोग होता है। ए विकल्प है रैंकिंग में, बी विकल्प है चयन में, सी विकल्प है प्रदर्शन मूल्यांकन में, डी विकल्प है अंक देने में। जो रूब्रिक्स होता है, रूब्रिक्स का उपयोग जो है प्रदर्शन मूल्यांकन में किया जाता है। इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन कि रूब्रिक्स का उपयोग होता है। ए रैंकिंग में, बी चयन में, सी प्रदर्शन मूल्यांकन में, डी अंक देने में। तो रूब्रिक्स का उपयोग जो होता है प्रदर्शन मूल्यांकन में होता है। आइए जान लें संक्षेप में रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक्स एक पूर्व निर्धारित मूल्यांकन मानदंड क्राइटेरियन बेस्ड स्कोरिंग गाइड होता है, जिसकी सहायता से छात्र के कार्य जैसे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रस्तुति, पोर्टफोलियो, उत्तर पत्र का निष्पक्ष, स्पष्ट और समान मूल्यांकन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि रूब्रिक्स के अंतर्गत क्या देखना है, कितने अंक देने हैं, क्यों देने हैं, की स्पष्ट रूपरेखा होती है। रूब्रिक्स मूल्यांकन का अर्थ है कि जब शिक्षक किसी छात्र के कार्य को निश्चित मानकों, वर्णनात्मक संकेतकों के आधार पर जांचता है तो उसे रूब्रिक्स आधारित मूल्यांकन कहा जाता है। यह फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों मूल्यांकन में उपयोगी है। रूब्रिक्स के प्रमुख घटकों की बात करें तो क्राइटेरिया एक मानदंड होता है, किस आधार पर मूल्यांकन होगा, जैसे विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुति, रचनात्मकता। लेवल स्तर क्या होगा, यानी उत्कृष्ट, अच्छा, प्रदर्शन के स्तर उत्कृष्ट होंगे, अच्छा होगा, औसत होगा या कमजोर होगा। डिस्क्रिप्टर्स यानी विवरण क्या रहेंगे, हर स्तर का स्पष्ट वर्णन होता है। स्कोर या मार्क्स, अंक प्रत्येक स्तर के लिए कितने अंक होते हैं निर्धारित ही होते हैं। प्रत्येक स्तर के लिए अंक का निर्धारण रहता है। रूब्रिक्स के प्रकार की बात करें तो एक तो होलिस्टिक रूब्रिक होता है जो कि पूरे कार्य का एक साथ मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त होता है, और एनालिटिक रूब्रिक होता है जो कि प्रत्येक मानदंड का अलग अलग मूल्यांकन करता है। अधिक वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत आधुनिक शिक्षा में जो एनालिटिक रूब्रिक का अधिक प्रचलन है। अगर रूब्रिक्स के शैक्षिक महत्व की चर्चा करें तो रूब्रिक्स जो होता है मूल्यांकन में पारदर्शिता लाता है, क्योंकि पहले से मानदंड निश्चित होते हैं, क्राइटेरिया निश्चित होते हैं। केवल जो शिक्षक होता है, जो मूल्यांकन करता होता है, वह यह देखता है कि जो छात्र ने जो है प्रस्तुत किया है, अधिगम दिया है, या छात्र ने जो है मान लिया सपोज दैट हिंदी का रूब्रिक्स तैयार करना, तो छात्र ने सपोज दैट निबंध लिखा, तो देखा जाता है छात्र ने दिए गए मानदंडों पर उसके खरा जो उसने प्रस्तुति है छात्र की वो खरी उतरी है कि नहीं उतर रही है, ये किस स्तर की उतर रही है, तो उसी के आधार किस स्तर को उसने लिखा है, किस स्तर का प्रदर्शन किया है, उस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत पक्षपात नहीं रहता, क्योंकि पहले से मानदंड निर्धारित रहते हैं, छात्रों को पहले से अपेक्षाएं स्पष्ट होती हैं।
आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में सहायक होता है, जो कि एनईपी 2020 के अनुरूप है। रूब्रिक्स और मूल्यांकन का संबंध की बात करें तो रूब्रिक्स जो है मूल्यांकन का एक उपकरण है, टूल है। मूल्यांकन छात्र उपलब्ध का निर्णय जजमेंट देता है, और रूब्रिक्स क्या करता है कि मूल्यांकन को वैज्ञानिक, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। रूब्रिक्स बात क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन यानी का उदाहरण है, और जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रस्तुत में अनिवार्य होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ही अंग है, और रूब्रिक्स आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन को स्पष्ट, न्यायसंगत और सीखने उन्मुख बनाने का प्रभावी माध्यम होता है। 40वां प्रश्न है कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का उदाहरण है। ए एमसीक्यू टेस्ट, बी बोर्ड परीक्षा, सी प्रयोग करना, डी रैंक सूची। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो असेसमेंट होता है, प्रयोग करना परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। 41वां प्रश्न है कि सीखने की प्रगति बताने में सहायक है। ए समेटिव, बी रैंकिंग, सी फॉर्मेटिव, डी सिलेक्शन। जो सीखने की प्रगति में जो बताने में जो सहायक होगा वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव जो है सीखने के साथ साथ जो है ये देखते जाते हैं कि छात्र की प्रगति कितनी हुई है। समेटिव सीखने के बाद जो बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर छात्र के जो है ग्रेड देना या अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय किया जाता है, वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। 42वां प्रश्न है कि अचीवमेंट टेस्ट मापता है। ए बुद्धि को, बी रुचि को, सी शैक्षिक उपलब्धि को, डी व्यक्तित्व को। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वह शैक्षिक उपलब्धि को मापता है। 42वें का सी विकल्प सही है। 43वां प्रश्न है कि असेसमेंट प्रक्रिया होती है। ए विकल्प एक बार, बी अंत में, सी निरंतर, डी चयन के समय। जो असेसमेंट प्रक्रिया होती है वह निरंतर होती है, इसमें सी विकल्प सही है। 44वां प्रश्न है कि मेजरमेंट का मुख्य उद्देश्य है। ए निर्णय नहीं देता, बी समय लेता है, सी कठिन है, डी व्यापक है। मेजरमेंट का जो मुख्य दोष है वह निर्णय नहीं देता है, केवल अंक या डेटा प्रदान करता है। 45वां प्रश्न है कि मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य है। ए अंक देना, बी रैंक देना, सी निर्णय देना, डी तुलना करना। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का अंतिम निर्णय होता है, मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य होता है निर्णय देना, यानी मूल्यांकन जो होता है वो जजमेंटल प्रकृति का होता है। 46वां प्रश्न है कि सीखने को बेहतर बनाने हेतु सर्वोत्तम है। ए समेटिव, बी नॉर्म टेस्ट, सी फॉर्मेटिव, डी रैंकिंग। सीखने को बेहतर बनाने के लिए जो है सर्वोत्तम जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत जो है या फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट के अंतर्गत सीखने के दौरान जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी रहती है। 47वां प्रश्न है कि क्लासरूम आधारित आकलन है। ए बोर्ड परीक्षा, बी सीयूईटी, सी प्रश्न उत्तर, डी प्रवेश परीक्षा। जो क्लासरूम आधारित आकलन होता है वह प्रश्न और उत्तर पर आधारित होता है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर के आधार पर जो है क्लासरूम का आकलन किया जाता है। उपलब्ध दिए गए इन विकल्पों में से बोर्ड परीक्षा, सीयूईटी या प्रवेश परीक्षा, ये सब क्लासरूम मूल्यांकन पर आधारित आकलन नहीं होते हैं। 49वां प्रश्न है कि शिक्षा में आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली है। ए केवल परीक्षा है, सी रटंत है, सी कॉम्पिटेंसी आधारित है, डी चयन आधारित है। शिक्षा में आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली जो है वो कॉम्पिटेंसी आधारित है, यानी दक्षता आधारित है, जो कि एनईपी 2020 में भी इसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की बात कही गई है। क्रम से लगाना है 50वां और आखिरी प्रश्न है। क्रम से लगाना है, अगर क्रम से बात किया जाए तो सबसे पहले जो है असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट के बाद इवैल्यूएशन होता है, यानी असेसमेंट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। AME असेसमेंट की जो प्रगति इम्प्रूवमेंट की होती है, यानी सुधारात्मक होता है, सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाता है, और मेजरमेंट स्कोर प्रदान करता है, इवैल्यूएशन जो होता है डिसीजन मेकिंग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, और अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही हो, पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।